बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब शुरू करते हैं। अमूमन हम अच्छी अच्छी खबरों से करते हैं। एक छोटी सी बुरी खबर है रोनाल्डो फैंस के लिए, और वो ये है कि फीफा फीवर के चढ़ते हम देख ही रहे थे कि बहुत सारे जो फैंस थे रोनाल्डो के लिए वो चीयर कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार भी मुकाबला सख्त होने वाला है, लेकिन क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। बल्कि आप ही को नहीं, बहुत सारी दुनिया में जो शायकीन है वो रो रहे थे जब वो खुद रो रहे थे वहां से हारने के बाद, स्पेन से हारने के बाद। मुकाबला इंतहाई सख्त था, 1-0 से मुकाबला जो है वो जीता गया। 90वें मिनट में गोल हुआ लास्ट गोल। लेकिन उसके बावजूद बात तो ये है कि टीम बाहर हो गई और हमने देखा कि फिर रोनाल्डो रोते हुए वहां से वापस गए। और बहुत से शायकीन के दिल टूटे, ना सिर्फ रोनाल्डो को देखकर बल्कि ये भी कि उनकी जो फेवरेट टीम थी जिसका कड़ा मुकाबला था स्पेन के साथ, वो भी शिकस्त खुर्दा हो गई। इसके अलावा अमेरिका की सिचुएशन भी आपने देखी है। उनके खिलाड़ी को जिनको रेड कार्ड मिला था, सदर ट्रंप को भी बोलना पड़ा, शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने एक फ़ोन कॉल की, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उन्हें फीफा के हवाले से जो उनके सरबराह हैं उनको कुछ नहीं कहा कि जनाब मेरे प्लेयर को जो है वो उनकी रेड कार्ड की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने खुद से ये फैसला किया और फिर उस खिलाड़ी को वापस जगह मिली। लेकिन ट्रंप कार्ड भी उसे नहीं बचा सका, यानी कि अमेरिका को नहीं जितवा सके। अमेरिका भी बाहर हो गया जनाब। तो इस वक्त आपको बताएं तीनों मेजबान बाहर हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ये तीनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। मे भी हम यही विश तो यही करेंगे कि जो बेस्ट खिलाड़ी हो और जो बेस्ट टीम हो वही जीते। अच्छी बात है कि मेरे जो फेवरेट खिलाड़ी हैं मेसी, वो अभी भी मैदान में। वैसे एक बात है, जो जिनके लोग फैन थे रोनाल्डो के, यानी गोट में डिवाइडेड थे ना कि रोनाल्डो फैन या मेसी फैन, अब मेरा ख्याल है वो सारे इस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मैंने भी अब डिसाइड कर लिया है कि मैं मेसी फैन बन गई हूं। तो जनाब इनका कैंप बंद हो गया, हमारा कैंप खुला है। और 2022 में भी हमने देखा ही था कि ये डिबेट बहुत चलती है। वैसे मेसी फैन भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगर आज वो हार गए तो वो भी बाहर हो चले। रोनाल्डो से एक मैच तो ज्यादा खेलेंगे ना हम लोग। बचा है अभी भी वर्ल्ड कप के अंदर, और बड़े थ्रिलिंग और बड़े जबरदस्त किस्म के मैचेस और बड़े सरप्राइजेस प्री क्वार्टर फाइनल का आज मैच होने वाला है, तो वो भी देखते हैं। लेट्स सी कि क्या बनता है। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर हिस्सों में काली घटाओं का राज है और बताया यही जा रहा है कि आज से नए स्पेल के जोर पकड़ने की पेशगोई है। 10 जुलाई तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हो सकती है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रवां साल मानसून में मामूल से कम बारिशें होने की पेशगोई भी ऑलरेडी कर दी गई है और मानसून के दौरान भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये ऑलरेडी बता चुका है। सिचुएशन रहने क्या वाली है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ NDMA एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तैयब शाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तैयब सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो स्पेल्स आ रहे हैं ये इतने कमज़ोर क्यों हैं? हमें अमूमन जो पिछले साल देखने को मिला था वो ये था कि वो प्री मानसून भी था और जो स्पेल्स थे वो बहुत शदीद थे। इस बार स्पेल्स आने के बावजूद जो है हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही। जी ये जो रवां साल का मानसून है इसको कहा जाता है ये एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून है, यानी ये आम मानसून से डिफरेंट है। नॉर्मली जो इस वक्त ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स जो दिखा रहे हैं वो यही बात सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून होता है ये साउथ एशियन रीजन्स के लिए सप्रेस्ड रेनफॉल्स लाता है, यानी मामूल से कम बारिशें। अगर आप लास्ट ईयर की मानसून को देखें तो वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल मानसून था जो कि स्पेल्स में हमने अच्छी बारिशें देखी। इस मानसून जो कि एल नीनो इन्फ्लुएंस है, इसमें यह कहा जाता है कि ये अनकन्वेंशनल और रीजनल कंट्रास्ट के साथ और अनइवन रेनफॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मली एल नीनो इन्फ्लुएंस मानसून में कम दौरान में ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन एक वसी स्पेल में ऐसा मानसून में बारिशें लगातार नज़र नहीं आती। इसको हम कन्वेक्टिव रेन्स कहते हैं, जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेन है जो कम दौरानिये में ज़्यादा बारिश लाके किसी एरिया में अर्बन फ्लडिंग भी ला सकती है। और आने वाले महीनों में भी जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि ये जो पर्टिकुलरली अगस्त एंड बियॉन्ड वहाँ पे तो काफ़ी मामूल से कम बारिशें प्रोजेक्टेड हैं, बट जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान का है, शुमाली इलाका जात जिसमें गिलगित बल्तिस्तान
और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, साथ ही साथ पोटोवार का भी रीजन और जो शुमाली पंजाब है, बट पर्टिकुलरली पोटोवार का रीजन और जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का नॉर्थ रीजन है और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे रेनफॉल यानी ज़्यादा थ्रेट स्पेक्ट्रम ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो खदशात हैं लैंडस्लाइड के, डेब्रिस फ्लो, रॉकफॉल, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का होना या टोरेंशियल रेन या इस तरह के जो नॉर्थ रीजन है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आज 7th of July and till 8th ये एंड देन बियॉन्ड एज वेल पाकिस्तान में अभी जो आज से अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की नॉर्थ रीजन में और साथ साथ पाकिस्तान के सेंट्रल एंड रीजन्स में भी। हमने रात को भी देखा है कि मुल्तान, कोट अडू, डेरा गाजी खान में भी बारिश हुई। कल दोपहर को भी गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट एंड सेवरल अदर रीजन्स ऑफ नॉर्थ केपी एंड केपी में भी बारिशें हुई हैं। आज से जो सिस्टम इंटर हो रहा है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है वो जो कैचमेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के ईस्टर्न रिवर्स की, जिसमें चेनाब रिवर है, रावी रिवर का भी, चूँकि जो इंडियन हिमाचल प्रदेश है और साथ साथ जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अदर कैचमेंट एरियाज, यहाँ पे बारिशों की वजह से इनफ्लोज में इजाफा होगा, लेकिन इनफ्लोज मैक्सिमम लो फ्लो फ्लड तक रहेगी, जो कि कोई खुदा न खास्ता बड़ी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। तरबेला के भी ऊपर अपस्ट्रीम पे लो फ्लडिंग की सिचुएशन एंड पे हम देख रहे हैं। जबकि अगर दरियाए काबल की बात की जाए तो दरियाए काबल ऑलरेडी अदरजई ब्रिज के ऊपर एंड ऑल्सो जो वर्सक है इसके मकाम पर लो फ्लड की इस वक्त लेवल्स मौजूद हैं। जो नेक्स्ट आज और कल इसमें हम इस्लामाबाद, पोटवार रीजन, रावलपिंडी, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैक्सिमम रीजन्स, नॉर्थ पाकिस्तान का जो नदरन रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे हम अच्छी बारिशें आज और कल देखेंगे। चूंकि पाकिस्तान में 3 डिफरेंट सिस्टम्स का आज इंटरेक्शन की प्रोजेक्शन है। जो अरेबियन सी है, यहाँ पे एक मिड ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोन सर्कुलेशन है जो कि मॉइस्ट एयर फ्रॉम द अरेबियन सी पाकिस्तान के सेंट्रल और नॉर्थ रीजन में जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। जबकि मगरबी हवाओं का भी सिलसिला जो कि कोल्ड ट्रफ है, जो कि कोल्ड फ्रंटल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान की शुमाली इलाके जात में इंटर हो रहा है। एंड जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे एक डिप्रेशन बना हुआ है, जो भी जो ईस्टर्ली जेट से आने वाली जो हवाएं हैं जो पाकिस्तान की पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में दाखिल होती हैं, ये भी पाकिस्तान में इनके दाखिल होने का आज से बाकायदा होगा, जिसके इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान के आज और कल नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन में अच्छी बारिशें मुतवक्की हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि ये सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मामूल से कम बारिशें होनी है। लास्ट टाइम मॉनसून के बाद एनडीएमए ने प्रिडिक्ट किया था कि जो अगला मॉनसून होगा वो सवेर होगा और उसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो क्या हुआ? क्या कोई पैटर्न चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब बारिशें मामूल से कम होंगी, और ये भी है कि दर्जा हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है? ठीक है। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिस लेंस से नॉर्मली देखते हैं हम मॉनसून को, ये सिर्फ बारिशें नहीं होती। देखिए, बारिशें एक फैक्टर है जो कि ओवरऑल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। एज ए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम एक पूरा ओवरऑल मॉनसून की इम्पैक्ट्स को देखते हैं। अच्छा। अगर देखा जाए ये साल एल नीनो इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल टेम्परेचर्स में इस साल वार्म फेज है, यानी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, और रेन्स का भी अनकन्वेंशनल और ऐसी जगहों पे रेन होना जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग या टोरेंशियल रेन्स हों। ये एक थ्रेट आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट में इसको हम कहते हैं कि हाई लेवल रिस्क है, अनकन्वेंशनल रेन्स। तो जब हम कहते हैं कि इस साल मॉनसून का इम्पैक्ट ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज कि ये साल सिर्फ और सिर्फ रेन एनॉमलीज नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हीट वेव का ज़्यादा होना, वाटर स्ट्रेस का इशू होना। आप देखें कि बलूचिस्तान के जो वेस्टर्न रीजन है, चागी, वाशो, खारान, सेंट्रल जो बलूचिस्तान का रीजन तुर्बत, यहाँ पर
इस वक्त सिवियर टेम्परेचर की मतलब लाइक हम एनॉमलीज देख रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर। सिमिलरली वहाँ पे बलूचिस्तान की भी सेंट्रल साउथ रीजन में वी हैव अ वाटर स्ट्रेस इशू। सिंध में भी इस साल काफ़ी कम बारिशें अभी तक हमने देखी हैं, और जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशमेंट ना होना और हीट वेव के इंसिडेंसेस में ज़्यादा हो जाना। सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त तरबेला और मंगला डैम की भी सिचुएशन देखें, तरबेला डैम लास्ट ईयर इस वक्त तक ऑलमोस्ट 70% भरा हुआ था, जबकि इस साल तरबेला डैम में लास्ट अगर कंपैरेटिवली आज देखें तो 27 to 30% है। यानी हमारे पास इस साल काफी कम हमारे पास वाटर अवेलेबल है। तो ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में नॉर्थ में मल्टीपल हैजर्ड्स, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इस साल जो हमारे पास वल्नरेबल लेक्स हैं लास्ट ईयर से उसकी तादाद 50, मतलब लाइक टुडे इट्स 50, लास्ट ईयर 33 थी। तो ओवरऑल मॉनसून की जो हैजर्ड्स का जो इंटेंसिटी है या टोटल नंबर ऑफ हैजर्ड्स है वो पिछले साल के मॉनसून से हमें ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक पिक्चर दिखाई है मौसम की, और सवाल पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। फितना और ख़वारिज और फितना और हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने में मगन है, और हमारे सिक्योरिटी इदारे कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके उनके मजमूम मकासद और जो सलाहियत है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। बाबर खान यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआवने खुसूसी बराए दाखिला हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो बलूचिस्तान में ये हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आप किन अनासर को जिम्मेदार समझते हैं, और बलूचिस्तान में जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए जी, गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, और सरहद पार से जो दरअंदाजी है वो बहुत ज़्यादा है। मार्का हक में जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, अब भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहता है। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ऑलमोस्ट 44% जो है ज़मीनी जो उसका रकबा है वो बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। अब भारत पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान के जरिए दरअंदाजी कर कर बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट और मासूम लोगों को निशाना बनाता है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो, और भारत इस बात से भी खौफजदा है कि अगर बलूचिस्तान में तरक्की होगी, अगर बलूचिस्तान में मईशत का पहिया चलेगा, तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। पाकिस्तान का दुनिया में जो एक तेजी से उभरता हुआ इमेज है वो मजीद बेहतर होगा। अभी आप देखें ना, हालिया ही कुछ दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग जो रोकने में अपना किरदार अदा किया, लाखों जानों को महफूज बनाया। अब पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया देख भी रही है और उसको मान भी रही है, लेकिन भारत ये नहीं चाहता। अब भारत ने फितनतुल हिंदुस्तान को BLA की सूरत में, BLF की सूरत में, फितनतुल ख्वारिज को TTP की सूरत में बलूचिस्तान पर मुसल्लत कर दिया है और बलूचिस्तान के अमन को खराब कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के साथ 2 मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर, एक ईरान का बॉर्डर। अब ये जितने दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, यहाँ पर कार्रवाई करते हैं और वापस चले जाते हैं। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा बाबर साहब कि जो इसके दूर दराज इलाके हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इंश्योर कर रही हैं हिफाजत को, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कराची कोयटा जो शाहरा है वहाँ पर जो पेट्रोलिंग जारी रहती है, वहाँ पर हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे पर बहुत सारी चौकियाँ मौजूद हैं जिस पर इंश्योर किया जाता है कि ये मेन शाहराएँ जो हैं ये चौक ना करें, कोई इसको ब्लॉक ना कर सके। दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो सड़कें हैं, वहाँ पर हिफाजत को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, एक बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के एक एक कोने पर, एक एक इंच पर हुकूमती रेट और रियासती रेट कायम है, और मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करूंगा, फ़ौज पाकिस्तान को, FC को, कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर कुर्बानियाँ देकर, अपनी जानों का नजराना देकर बलूचिस्तान के देरपा अमन को कायम रखे हुए हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हम जो नेशनल हमारी हाईवेज़ हैं, बैन सूबाई शाहराह हैं, उन्हें भी हम महफूज बना रहे हैं। बलूचिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया बहुत बड़ा है, इसी तरह जो नेशनल हाईवेज हैं
हमारे उनका भी एरिया बहुत ज्यादा है। ये दहशतगर्द क्या करते हैं, किसी ऐसे हिस्से पर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट थोड़ी कम होती है, वहां पर आकर ये जो बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं उनकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं या शाहराहों के ऊपर आकर जो है ना वो नाकाबंदी करते हैं, ये सच है, मकामी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब्जी जो ईरान से, हमारे साथ अफगान का बॉर्डर भी है, ईरान से सब्जी भी आती है, फ्रूट भी आता है, वो सब्जी जो और फ्रूट जो बलूचिस्तान के मकामी लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए आ रहा होता है, उसे जला देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से ये नहीं लड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस जवामर्दी से, जिस हिम्मत से इन भारतीय प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रही हैं, उन्हें जितना सलाम पेश किया जाए कम है। लेकिन अब देखें, समझने की जरूरत ये है कि ये जो फितने हैं, ये जो भारत के पेट एजेंट हैं, ये जो भारत के टुकड़ों पर पलते हैं, इन्हें हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर, आवाम ने मिलकर और पूरे पाकिस्तान ने मिलकर शिकस्त देनी है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह, और जिस तरीके से हमारे जवान अपनी जानों का नजराना पेश करने के बाद अपनी और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह की ये दहशतगर्दी है इसका मुकाबला कर रहे हैं। सर, एक ये दहशतगर्दी है जिसका मुकाबला हमारे जवान कर रहे हैं, बड़ी जवामर्दी से कर रहे हैं, एक डिजिटल दहशतगर्दी भी चल रही है जिसमें न सिर्फ यही दहशतगर्द और इनकी तंजीमें बल्कि बहुत सारे और भी अनासिर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कितना ज़रूरी है कि उन्हें स्नब किया जाए इस पॉइंट पे? बहुत ही आपने अहम सवाल किया। देखें, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, एक ऐसा मुल्क जिसे हमने गुज़िश्ता साल शिकस्त दी, उसके बारे में दुनिया भर में मशहूर है कि वो फिल्में बहुत अच्छी बनाता है, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखता है। तो अब उसने यही स्क्रिप्ट बलूचिस्तान पे एक नैरेटिव के डोमेन में मुसल्लत किया है। ये जितना नैरेटिव बनता है बलूचिस्तान से रिलेटेड, ये हिंदुस्तान से बनता है। उसने अपने यहाँ पर जो है ना कुछ फैसिलिटेटर्स रखे हुए हैं जो एक गलत बयानियां बनाते हैं। डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी जो है सोशल मीडिया एप्स हैं, वहां पर आप देखें बलूचिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव इमेज दिखाया जा रहा होता है, एक गलत बात की जा रही होती है। और उन अकाउंट्स के पीछे कौन होता है? वो अकाउंट्स अगर आप देखें कहाँ से मॉनिटर हो रहे होते हैं, कहाँ से हैंडल हो रहे होते हैं, वो सारे हिंदुस्तान से मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो अब क्योंकि दुश्मन को पता है कि वो हमसे जंगी मैदान में फिजिकल जंग नहीं जीत सकता, अब वो हमारे नौजवानों की जहनसाजी कर रहा है, हमारे नौजवानों को ब्रेन वॉश कर रहा है। बलूचिस्तान में ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। मैं आपसे एग्री करूंगा कि बलूचिस्तान में दुश्मन ने इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है। अच्छा, एक मिसाल मैं दूंगा, दलाइल के साथ बात करूंगा कि बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से एक भारत का हाजिर सर्विस ऑफिसर्स पकड़ा जाता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है कुलभूषण यादव। उससे जब इंटरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अपने एतराफी बयान में इस बात का एतराफ करता है कि उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे कि बलूचिस्तान में आपने दहशतगर्दी करवानी है, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए जहनसाजी करनी है। एक नैरेटिव यहाँ पर बनाया जाता है कि बलूचिस्तान में जो है लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, एक झूठा नैरेटिव जो भारत इसको प्रोपोगेट करता है। उसके अलावा साइल व वसाइल का, कि बलूचिस्तान के जो साइल हैं, बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं, बलूचिस्तान में जो मादिनियात है, ये हमारे दीगर सूबे खा रहे हैं, पंजाब खा रहे हैं, सिंध खा रहा है या केपी खा रहा है। ये एक फेक नैरेटिव बनाया जाता है। मिसिंग पर्संस का आपको पता है, एक बहुत ही पॉपुलर इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्हें नाकामी का सामना हुआ और हमारी हुकूमत ने साबित किया कि बलूचिस्तान में कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जहन साजियों में भी पैसा लगा रहा है, वो फिजिकल भी अपने लोगों को यहाँ पर भेजता है। बाबर साहब, लेकिन इसके साथ साथ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जिस तरह से आपने डिजिटल प्रोपेगेंडा को, आपकी हुकूमत ने जो डिजिटल प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे सामने ही है, हमारे सामने स्टोरीज वहाँ से निकल कर आ रही हैं। तरक्याती कामों के हवाले से बताइए, जो जवान वहाँ पर मौजूद हैं उनके रोज़गार के हवाले से बताइए, और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर उनको? देखें, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मज़ीद मजबूत करना है। हमारे चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब इस बात को मानते हैं और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक और मैं आपको बात बताता चलूं, जब पाकिस्तान बना था, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना था, बलूचिस्तान में टोटल 22 किलोमीटर सड़क थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा जा चुका है। नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां दी जा रही हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां पर AI पर नौकरी के लिए टेस्ट होता है। जो नौजवान वो टेस्ट पास करता है उसे नौकरी दी जाती है। 30,000 नौजवानों को, 30,000 नौजवानों को हर साल आला तालीम के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज भेजा जा रहा है। वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है। बच्चियों को यहाँ पर पिंक स्कूटियां दी गई हैं कि वो अपने स्कूलों पे जाएं।
पिंक बसेस हमारी खवातीन के लिए, बहनों के लिए चलाई जा रही हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें पता है ये एक लाहासिल जंग है और इस लाहासिल जंग को हम अपने नौजवानों को एम्पावर करके, अपनी यूथ को एम्पावर करके ही जीत सकते हैं। नौजवानों को मैं ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी जो आपकी एनर्जी है उसे मस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें, अपने माँ बाप का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आए, किसी की साजिश में नहीं आए, किसी के झूठे बयानिए में, किसी के वरगलाने में नहीं आए। पाकिस्तान और बलूचिस्तान ता हयात ता कयामत कायम दायम रहेंगे। इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें और जो लोग आपको वरगलाना चाहते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर खान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उस सारी सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे, किस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं ताकि ये अमन कायम रहे, ताकि हमारे लोग महफूज रहें। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब भी मिलता रहेगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आप जानते ही हैं कि कुछ खेल और मैदान ऐसे हैं जहां पाकिस्तान का टैलेंट हमेशा से छाया रहता है और उन्हीं स्पोर्ट्स में से एक है बॉडी बिल्डिंग। पाकिस्तानी तंजसाज पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं और अब नौजवान बॉडी बिल्डर सैयद बिलाल ने भूटान में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर सैयद बिलाल ने 16वें साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 8 ममालिक के 11 तंजसाजों को शिकस्त दी और फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बिलाल ने पाकिस्तान के लिए ये चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया है और स्क्रीन पर बिलाल को आप देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खुद पर कितनी मेहनत करते होंगे। मज़ीद उनकी ज़बरदस्त फिजिक और जीत का राज जानते हैं उन्हीं से। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बिलाल अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बिलाल, सबसे पहले तो मुबारकबाद, चौथा गोल्ड मेडल आपने जीता है, पाकिस्तान के नाम किया इसे। क्या जज्बात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो और जब आपका गोल्ड आता है और परचम उसी का ही बचता है, तराना उसी का ही बचता है जिसका गोल्ड आता है। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया और ये 4 दफ़ा मैं ट्रिक पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता आ रहा हूँ कि जो है मैं मुल्क को ये एजाज़ दिलाता हूँ कि सारे जितने भी ममालिक से वो मेरे एंथम के लिए खड़े होते हैं और मेरे कंधों पे झंडा होता है, पीछे मेरा झंडा लगता है और सारे मेरे मुल्क के एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। सो फील सो प्राउड कि मैं बलूचिस्तान जैसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं अपने मुल्क को इतनी इज्जत दिला सकूं। बिल्कुल ऐसा ही है एंड थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि जो भी हमारे स्पोर्टिंग एथलीट्स हैं जो हमारा नाम रोशन करते हैं वी शुड बी थैंकफुल फॉर देम। ये बताइएगा कि बिलाल, अब कितनी देर से आप ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी जर्नी के हवाले से जो शायकीन है वो जानना चाहेंगे कि आपने शुरू कहाँ से किया और इसका इंतखाब क्यों किया? जी, शुरू तो इस तरह हुआ था कि कभी प्लान नहीं किया था कि मैं इस तरह बॉडी बिल्डर बनूंगा, बस एक रैंडम स्टार्टअप था। इवन कि जब मैंने शुरू किया था मेरे वालिद ने मुझे बड़ा डांटा था कि आप ये क्या कर रहे हो, ये किस फील्ड में आ गए हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट करते करते कराते कराते मैंने एक रैंडम कंपटीशन खेला और उसमें करते करते मैं जीत गया और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। सो इट्स बीन 10 years डूइंग बॉडी बिल्डिंग। ज़बरदस्त, और इतनी जानदार और ज़बरदस्त फिज़ीक है आपकी, इसका राज लोग जानना चाहते हैं। ये रूटीन आपकी क्या है, इसमें डाइट का कितना रोल है, सप्लीमेंट्स का कितना रोल है, ये ज़रा बताएं। इसमें सारा रोल जो होता है वो कंसिस्टेंसी और डाइट का और डिसिप्लिन का होता है। मुझे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल हो गए कि मैंने रोटी, सालन, मीठा ये चीज़ें मैंने नहीं खाए। सो बहुत कुर्बानी देने वाला काम है। आप लोग मेरे चेहरा देख सकते हैं, अभी भी इस तरह सूखा सूखा रहता है हर टाइम। सो ये सिर्फ डाइट है। सो मैं चिकन खाता हूँ, एग्स खाता हूँ, राइस, सैलेड, ये जितनी भी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है मैं वो पूरा करता हूँ। बाकी सप्लीमेंट्स की बड़ी हेल्प होती है इसमें। फिश ऑयल ज़रूरी होता है, मल्टीविटामिन ज़रूरी होता है, वो चीज़ें जो आम रूटीन में खुराक में हम पूरी नहीं कर सकते, लाइक विटामिन डी हो गया, सनसम, उस तरह पूरी नहीं करते, हर बंदे का कम रहता है।
सो वो चीज़ें जो है वो फिर हम सप्लीमेंट के थ्रू हेल्प लेते हैं और उस चीज़ को पूरा करते हैं। राइट। बिलाल, आपके जो फेवरेट फूड्स होंगे, जैसे बिरयानी बहुत फेवरेट होती है लोगों की, और भी कोई बिरयानी चीज़ तो हो सकती है weakness जब, है। हाँ, तो फिर आप उसके बगैर कैसे रह लेते हैं? या फिर कोई चीट डे रखा होता है कि इस दिन खा सकते हैं, या फिर कोई जब- कंपटीशन नहीं आ रहा तो तब हम खा सकते हैं? जब आपके स्पेशली मैं ये फील करता हूँ कि जब मेरी ये पूरी मुल्क की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे होती है तो फिर मैं बड़ी कुर्बानियाँ देता हूँ, और स्पेशली इस फील्ड में मेरे वालिद साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे वालिद साहब वफात कर गए किसी बीमारी की वजह से। तो उसके बावजूद मैंने उसके कब्र पे वादा कि मैंने कहा ये बेटा इंशाल्लाह पूरी दुनिया को बताएगा क्या मैं किसका बेटा और किस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, मैं हर जगह आपको प्राउड फील उन्हें कराता बहुत हूँ। फख्र होगा आपके और ऊपर वो- बिलाल। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझ पर फख्र करेंगे, और मैं उसी सोच को लेके चल रहा हूँ कि मैंने अपने डाइट में अपने किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और मैंने इस चीज़ को रेगुलर लेके चलना है ताकि मैं जो अपने मुल्क को इज़्ज़त दिला सकूँ और कल को मेरी फैमिली को जो है मेरी वजह से इज़्ज़त पाशे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मेडल है जो मैंने जीता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह मैंने 4 मेडल जीते साउथ एशिया। ये वर्ल्ड चैंपियन का जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैंने गोल्ड जीता है, पाकिस्तान का तारीख का हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है। सो ये शर्फ मुझे हासिल है। तो ये इस तरह हासिल नहीं कि मैंने डाइट किया ये चीज़ें कि मैं हासिल हो गया, इसके पीछे मैंने बड़ी स्ट्रगल दी है, कुर्बानियाँ दी है। मैंने घर वालों के साथ दस्तरखान पे बैठना छोड़ दिया, मैं अपना अलग खाता हूँ अपना अलग पीता हूँ। सो एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी बड़ी जो है वो एक अलग ज़िंदगी हो जाती है। सो बिल्कुल बड़ी ऐसे। कुर्बानियाँ देकर फिर मैं यहाँ तक आया हूँ। बिलाल, लेकिन बहुत मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह होता है इस वैसे feel proud अमूमन जब- क्या फ़र्क पड़ता है डाइट में? जो एक आम दस्तरखान पे चीज़ें होती हैं वो क्यों नहीं खाना जो है रिकमेंडेड होता, और जब बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे होते हैं तो उसमें फिर एक ख़ास क्वांटिटी भी आपको चाहिए होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। Exactly, वो बिल्कुल। किस तरह से आप मैनेज करते हैं और खाना बनाते कैसे हैं? क्योंकि अमूमन ऑयल वगैरह अवॉइड किया जाता है उस दौरान। एग्जैक्टली बिल्कुल। जो हम घर का खाना होता है वो तो ऑफ कोर्स ऑयल में बनता है, रोटी होती है उसमें आटा वगैरह होता है। वो एक रोटी में ऑलमोस्ट अगर बड़ी रोटी होती है तो उसमें 700-800 कैलोरीज होती है। तो हम जो बड़ी कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, अब जैसे मैं चिकन खाता हूँ, एग्स खाता हूँ, तो सारा मैं बॉयल फूड खाता हूँ। अगर मेरा कभी बॉयल से दिल भर जाता है फिर मैं कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा जो है वो बारबेक्यू टाइप खाता हूँ, ठीक है बिलाल, कोई मैसेज बारबेक्यू देना पे स्विच कर चाहेंगे? देता हूँ, उसको बारबेक्यू बना देता हूँ, कभी बॉयल फूड बना देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर जी, होंगे, बहुत मैसेज सारे यही है, यंग लड़के मैं- आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी Exactly, बॉडी को बिल्कुल। देखकर बहुत सारी जगहों पर गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सप्लीमेंट्स का मैंने जिक्र किया, बगैर किसी रिकमेंडेशन के उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल। शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बिल्कुल। यंग लड़कों के लिए जो आपकी तरह इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए की पैगाम है कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव और हमेशा किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करे। दौर जो एडवांस हो गया, ChatGPT का दौर है, उस चीज़ से हेल्प आउट ले ले, वो करे। और नेवर गो फॉर शॉर्टकट का रास्ता जो होता है वो बड़ा अर्जी रास्ता होता है और वो आपको जो है गलत ट्रैक पे लेके जा सकता है। अगर कोई मुझे देखता है, मुझे फॉलो करता है, सो आज अगर मैं 4 इंटरनेशनल गोल्ड लेके बैठा हूँ, इट्स नॉट 2 मंथ्स और 4 मंथ्स की ये गेम नहीं है, ये पीछे मैं 10 साल लगा कर आया हूँ। सो ये बड़ा लंबा रास्ता है। वो हमेशा बोलते हैं लंबे रेस का घोड़ा बने, छोटे रेस का घोड़ा ना बने। सो छोटे रेस का घोड़ा जो है वो जल्दी थक के हार के बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमेशा पेशेंस से इंसान को काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। और जब आप सब्र से काम लेते हैं फिर आप जाके किसी मुकाम पे पहुंचते और फिर आप जो अच्छा फील करते। बिल्कुल ठीक। सो ऑलवेज स्टे बिलाल, पॉजिटिव। यंग जनरेशन को ये पैगाम जी सर। जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। हमारे प्रोफेसर्स भी ये कहा करते थे, बिलाल ही की बात को अगर आगे बढ़ाते हुए कहें कि वो कहते थे कि जो ये कामयाबी होती है ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है, ये ओवरनाइट आपको नहीं मिलती है। देखने वाला यही समझ रहा होता है कि आपको एक रात में जो है कामयाबी मिल गई, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बिलाल जैसे जो एथलीट हैं वो इस बात का सबूत है। ब्रेक के बाद हासिल हूँ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद रहेंगी। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। फोरम में कहा गया कि ये
ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान की रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांड ने इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारत के बयानात का नोटिस लेते हुए शुरा ने वाज़ेह किया पाकिस्तान के पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने पर है। तो ये थी तफसीलात जिससे आपको आगाह किया। अभी ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब बात करेंगे शहीद साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात के हवाले से जो इस वक्त जारी हैं। शहीद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा कुम में भी अदा लाखों अफराद ने शिरकत की। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेहद बेताब है, लेकिन उसे दुरुस्त मुआहिदा करना होगा। और दूसरी जानिब हमास ने 2 दहाइयों से गज़ा का इंतज़ाम संभालने वाली इमरजेंसी गवर्निंग कमेटी तहलील कर दी है। हमास मीडिया ऑफिस के सरबराह इस्माइल अल-सवाब्ता के मुताबिक कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फरा ने बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा दे दिया है। मकसद इंतज़ामी अमूर की मुंतकिली कौमी कमेटी के हवाले करना है। हमास के तर्जुमान के मुताबिक अब मामला सालिसों के हाथ में है और जामिन ममालिक ख़ुसूसन अमरीकी इंतज़ामिया पर मुआहदे पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी आयद होती है। उनका कहना था कि सालिस कौमी इंतज़ामी कमेटी को गज़ा में काम शुरू कराने के लिए फ़रीक़ैन पर दबाव डालें। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन आप देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात एक तरफ जारी हैं, दूसरी जानिब हमास ने जो अपनी इंतज़ामी कमेटी के जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे 2 दहाइयों से, उनको तब्दील कर दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो उन्होंने तहलील किया करने का ऐलान किया उसको डिसॉल्व करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक खुशाइंद है, एक मस्बत कदम है। मसला सिर्फ ये है कि इजराइल ने कुछ जो इस पर स्टेटमेंट्स दी हैं वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने तो इसको जो है ना एक सब्सटेंटिव कदम नहीं करार दिया, और वो मैं समझता हूँ एक बड़ी रुकावट है। ये जो देखें, ये सारा जो बोर्ड ऑफ पीस बना और ये 20 निकाती मंसूबा बना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था मामला, उसके बाद वहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया, वो भी अंडर चैप्टर 7, जिसको कि जो कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होता है। तो अब उसके बाद ये मैं समझता हूँ अमेरिका पे अब ये जाहिर है ओनस आता है, डिपेंड करता है अमेरिका कि वो किस तरह से क्या इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, उसका तो ऐलान भी किया हुआ उन्होंने, जिस कमेटी ने वहाँ का जो है ना निज़ाम संभालना है, सारा इंतज़ाम संभालना है। लेकिन उससे पहले बात ये हो रही थी कि हमास डिसआर्म कब करेगा, क्योंकि वो ये बात भी थी उस मायदे में कि उन्होंने डीवेपनाइज करना है, और हमास उसके लिए तैयार नहीं था और उस पर एक स्टेलमेट आया है। तो अब देखना ही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इस पर क्या स्टांस लेते हैं। अब क्योंकि उनमें ये कैपेसिटी है कि अगर वो चाहें तो फिर वो इजराइल को भी मजबूर कर सकते हैं कि वो, अभी तक तो क्योंकि इजराइल इजाजत नहीं दे रहा, जो कमेटी बनी हुई है वहां पे जो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी, बोर्ड ऑफ पीस ने, जिसने वो इंतजाम संभालना है, उसको वो उसके जो मेंबर्स हैं उसको वो वहां पे आने की भी इजाजत नहीं दे रहा अभी तक। तो वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रुकावट है अभी, और अब ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। अच्छा, तो जौहर साहब, डू यू थिंक कि प्रेसिडेंट ट्रंप राजी कर पाएंगे इसराइल को, क्योंकि उन्होंने तो लेबनान पर भी अटैक्स करने से मना किया था और उसके बाद भी अटैक्स हुए, और अब फिर वही धमकियां दोबारा से जारी हैं इसराइल की तरफ से कि दोबारा से लेबनान पर अटैक किया जाएगा। तो ये जो गज़ा वाला मामला है, इसके ऊपर ये जो डिसीजन लिया गया है हमास की लीडरशिप की तरफ से, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि क्या सदर ट्रंप कायल कर पाएंगे इसराइल को, नेतन्याहू को? लेकिन जहाँ पे उन्होंने कायल करना होता है वो कर भी देते हैं। अगर लेबनान का मामला जहाँ पे है ना,
तो वो बेसिकली देखें वहाँ पे एक खास हद तक अमेरिका ने अलाउ किया था इसराइल को कि ठीक है जी आप इस हद तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकती, ये रेड लाइन है। और इसराइल वहीं तक जाता है, वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो क्योंकि अमेरिका भी जो है ना, वो भी उन्होंने भी तो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है, वो भी चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटी डिग्रेड हो, तो उनके उसमें मुश्तरका इंटरेस्ट भी है आपस में। अब ये जो मामला है, क्योंकि ये देखें ये एक ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद शुरू कराई थी, इसी पे वो नोबेल पीस प्राइज भी लेना चाहते हैं। तो अब वो जो है ना, अगर ये मामला आगे नहीं जाएगा तो जाहिर है कि फिर वो उनका फिर वो जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो तो उनको नहीं मिल सकेगा। तो देखना ये है, ये मामला देखें हमास के डिसार्म होने का मामला, कि क्या इजरायलीज उस पर इंसिस्ट करेंगे और क्या अमेरिकन दुनिया का साथ देंगे उसके ऊपर, या फिर वो कहेंगे कि चलें जी मामले से आगे चलाते हैं फिलहाल डिसार्म किए बगैर। तो अब ये बॉल जो है मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप की कोर्ट में है इस वक्त सबसे ज्यादा। अब ये देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है और उनके जो अगले इक़दाम है वो क्या होते हैं इसमें। राइट जौहर साहब, इस वक्त जो 11 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल लेवल पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसकी आउटकम्स को आप अभी किस तरह से देख रहे हैं? ख़ासकर जब आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, बहुत से वफूद जो कि अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने शिरकत की है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, हम देख ही रहे थे कि उनकी शिरकत पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है और उसकी पजीराई की है। आप 11 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात अब किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये देखें, अभी ये मुज़ाकरात जो हैं ये बिल्कुल आसान तो नहीं होंगे, ये मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ। इसमें 2-3 इश्यूज बहुत ही अहम हैं इस वक्त। सबसे पहले तो ये अपना हुर्मुज़ का मामला हल करना है। लेबनान का मामला भी है फौरी तौर पे, लेकिन चलें लेबनान में समझता हूँ कि एक ऐसा मामला है जो अहम तो है लेकिन वो मेक और ब्रेक नहीं है। अपना हुर्मुज़ पे ईरान जो है वहाँ पे बहुत सख्त जो है ये आवाज़ें ईरान के अंदर हैं कि जी वो हम नहीं छोड़ सकते किसी तौर पे, और उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है आगे चैलेंज आएगा, क्योंकि अपना हुर्मुज़ को ईरान किसी तौर पे भी वो अपनी अमलदारी वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते। वो समझते हैं कि उनको बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिला है और ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे बाकी मुज़ाकरात में भी। और अब ये देखना ये है कि अमेरिकन उसको किस हद तक टॉलरेट करते हैं इस चीज़ को। ये जो है ना कॉन्टूर तय करेगा आने वाले दिनों के लिए भी। लेकिन देखिए जो क्रंच मामलात हैं वो तो उसके बाद आएंगे। जो मेक और ब्रेक है वो तो न्यूक्लियर के मामलात हैं, लेकिन अभी जो है अभी तो ये जाहिर है कि डिटरमिन हो रहा है, वो लेवरेज डिटरमिन हो रही है ईरान की तरफ से अपना हुर्मुज़ पे, और साथ ही साथ ये चीज़ डिटरमिन अभी होनी है क्योंकि ईरान चाहता है कि ये मामला जो है उनका जो वहाँ पे कंट्रोल है हुर्मुज़ के ऊपर वो जो है जारी रहे। वो उसको देखते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, और वो मैं समझता हूँ कि उसको गिव अप करने पे इतने आसानी से तैयार नहीं होंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। राइट अच्छा जौहर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी ये मामलात चलेंगे, ये मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद MOU जो है वो डिस्कस होगा, और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर भी होना है, और कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जो मुज़ाकरात होने हैं वो पाकिस्तान में हो, दोबारा इस्लामाबाद में हो, क्योंकि ईरान जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट जो है ज़ाहिर करता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कतर ऑन द सेम साइड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं वो चाहता है कि वो भी रिलीज़ हों जल्दी। तो आप क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं पाकिस्तान में, साथ ही साथ ज़ाहिर कतर का वेन्यू भी मौजूद है, लेकिन देखिए उसमें अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुज़ाकरात कहाँ पे होते हैं, वेन्यू क्या होता है। उन मुज़ाकरात में रोल जो है वो पाकिस्तान का तो रहेगा, वो तो बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिएशन के बगैर ये प्रोसेस पहले भी नहीं चल रहा था, पहले भी रुक गया था, बल्कि उसमें ऐसा तातुल आ गया था कि लगता था कि वापस जो है ना ट्रैक पे नहीं आएगा। अभी भी पाकिस्तान की बीच में शिरकत के बगैर, पाकिस्तान की जो है ना पाकिस्तान के पिवटल रोल के बगैर, मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस के आगे चलने में बहुत सी मुश्किलात होंगी। तो इसलिए वो मुज़ाकरात बेशक इस्लामाबाद में हों या कतर में हों या जिनीवा में हों, जहाँ पे भी हों, पाकिस्तान उसमें होगा एक बहुत अहम अंदाज में।
और ये प्रोसेस जिस तरह मैं कह चुका हूँ, दो चीजें तो उसमें हैं कि एक तो ये प्रोसेस जो है ये 60 दिन के अंदर कल्मिनेट नहीं होगा, आप देखेंगे ये एक्सटेंड होगा, इसमें एक्सटेंशन की क्लॉज है और उसके लिहाज से फिर ये एक्सटेंड मैं समझता हूँ होता रहेगा। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे तातुल आएंगे इस प्रोसेस में, और कई बार ये लगेगा कि ये सारा प्रोसेस ही ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उसमें फिर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत महसूस होगी। वही जो उन्होंने इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो की है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस में पाकिस्तान ने इस प्रोसेस को जो बचाया है, उसकी जरूरत मैं समझता हूँ बार बार जो है ना दरपेश आएगी। बिल्कुल ठीक। जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार जो है सालसी में बहुत अहम है, और अभी देखते हैं कि आगे 11 जुलाई को होने वाले जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। Welcome back to Expresso जी। Let's talk about FIFA fever once again। FIFA वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और मैच में स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल मिखाइल मेरेनो ने 90वें मिनट में स्कोर किया, और इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार ना बना सके। अपने शानदार करियर में वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब अधूरा ही रह जाने पर रोनाल्डो मैदान में रो पड़े और उन्होंने सबको ही रुला दिया। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि वर्ल्ड कप को अच्छी यादों से ख़त्म करना चाहता हूं। और उधर बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सादुल्ला खान, हमारे कौमी फुटबॉलर। अस्सलाम वालेकुम साद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर टेकिंग मी लाइव। साथ अभी जैसे कि हिना कह रही थी कि सबको ही रुला दिया, मेरा ख्याल है कि सभी को नहीं रुलाया। कुछ फैंस जो हैं वो मेसी के भी हैं जो इस वक्त खुश हैं कि अब मेसी गोट की तरह सामने आ रहा है। आप ये बताइएगा कि कल का मैच जो था काफ़ी मुश्किल मैच दिखाई दिया स्पेन, और एक्सपेक्टेड भी यही था कि स्पेन और पुर्तगाल का जो मैच होगा वो काफ़ी मुश्किल होगा, और आखिरी मिनट में जाकर ये गोल हो जाना और पूरी काया पलट जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, अगर हम स्टार्ट करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, क्रिस्टियानो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बट ये ज़रूरी नहीं था कि उसको 90 मिनट्स ही खेलना चाहिए। अगर पुर्तगाल को ये जो मार्टिनेज चाचा है उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपने वर्ल्ड कप जीत कर आना है पुर्तगाल के लिए, तो रोनाल्डो जो है वो लाजमी खेलना चाहिए था। मगर उनको एट द एंड अगर हम कह दें कि 60-70 मिनट के बाद उनको चेंज करना चाहिए था। और अगर हम देखा जाए, देखिए, he is the best scorer, he's the best scorer of all time, he's the the greatest player of all time, but it doesn't mean कि आप जो है वो इतनी आसानी से जो इनकी जो स्पेन की जीके हैं वो अगर एक पास से पूरी इनकी जो प्रेस लाइन है वो बीट हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से, एंड देन वो इतनी आसानी से जो पुर्तगाल की जो लो ब्लॉक डिफेंडिंग एरिया है उसमें इतनी आसानी से एंटर होते थे कि आपकी 20-20 10-10 मिनट जो है वो डिफेंडिंग करते रहे हैं। रोनाल्डो की जो लोड है वो ब्रूनो फर्नांडिस और वेतिना जो है वो इनकी लोड उठा रहे हैं, और इन दिन वो खुद भी 10-10 मिनट जो है वो डिफेंडिंग करते रहे। तो आप मुझे बताएं कि फिर अगर वो बाल रीगेन करते हैं, कैसे काउंटर अटैक जो है वो लॉन्च होगा उस स्पीड ऑफ द प्ले से या स्पीड ऑफ द थॉट या स्पीड ऑफ थॉट्स से जो आजकल मॉडर्न फुटबॉल चल रहा है। आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बट अगर उनकी कंट्रीज जो है वो कोई जूनियर बचा जाता वो गोल करते हैं, और उनकी कंट्री अगर ये मैच जीते या अगर वर्ल्ड कप जीता, ये सारा क्रेडिट भी रोनाल्डो को ही जाता। तो मुझे मार्टिनेज रोबर्टो मार्टिनेज चाचा का मुझे बिल्कुल ये फिलॉसफी या इनकी मेथोडोलॉजी समझ नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहे हैं। पहले हाफ में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो उनकी जो खासकर फॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेशन से डिफेंड कर रहे हैं। सर वाकई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि टफ, जैसे अली ने कहा कि टफ तो होना ही था ये मैच, लेकिन बहुत सारे मौके मिले पुर्तगाल को, लेकिन बार बार मौका मिलने के बाद भी यूटिलाइज नहीं किया गया। मसला बेसिक आप डिस्कस तो कर रहे हैं कि कहाँ मसाइल थे, क्या टीम जेलिन नहीं थी, क्या मामला था? जी बिल्कुल, देखो, जब तक आपकी टीम जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं खेलेंगे ट्रांजिशन पे, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक ट्रांजिशन में, अगर आपकी टीम जो है वो कंबाइन नहीं होती या लिंकअप नहीं होती, आपकी डिफेंडर्स, आपके मिडफील्डर्स, आपकी स्ट्राइकर्स की पेस जो है वो इतनी स्लो है। बिकॉज आई एम रियली सॉरी टू से कि द वर्स्ट अटैकर्स आई हैव सीन इन वन टीम एंड द बेस्ट मिडफील्डर्स आई हैव सीन इन द वन टीम लास्ट टाइम। वितिना बहुत अच्छा खेला, ब्रूनो बहुत अच्छा खेला, मगर उनके साथ जो ट्रांजिशन, जो स्पीड
स्पीड ऑफ प्ले, आपकी कॉम्बिनेशन प्ले में अटैकिंग, जब फ्रॉम डिफेंस टू अटैक अगर अटैक कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी स्ट्राइकर्स आपके साथ लिंक नहीं हो पा रहा तो आपकी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस जो सबसे बड़ा इशू यही आ रहा था, न डिफेंस में इनकी स्ट्राइकर्स लाइन जो है वो हेल्प कर रहे थे और न ही वो ट्रांजिशन में, अटैकिंग ट्रांजिशन में वो इसकी मदद कर रहे थे, इसलिए वो लिंकअप नहीं हो पा रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अगर वो अटैक कर रहे हैं तब भी इनकी फॉर्मेशन बैलेंस नहीं है, अगर वो डिफेंस कर रहे हैं तब भी उनकी फॉर्मेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। सो आई थिंक बहुत सारी एरर्स हैं, वो सारी एरर्स जो हैं वो मैनेजर के साइड से आते हैं और मैनेजर जो है वो मार्टिनेज चाचा जो है वो आई रियली डोंट नो कि अगर आपका एक प्लेयर जो है मिडफील्ड में वो पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, लिंकअप कर रहा है, वो डिफेंस से बाल ले रहे हैं, वो स्ट्राइकर के साथ लिंकअप हो रहा है वितिना, और वितिना ही आप उसको चेंज कर रहे हैं इन द गेम। सो 70 मिनट्स पे आई रियली डोंट नो कि मार्टिनेज चाचा के साथ क्या हो रहा था। जो दीगर रोनाल्डो फैन है उन्हीं की तरह आप भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है, आपका जायज़ है गुस्सा, क्योंकि जैसी टीम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पुर्तगाल की परफॉर्मेंस जैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी दिखाई नहीं दी। लेकिन इसके साथ साथ नाकदीन कुछ ये भी कहते हैं कि जिस तरह से मेसी का जो खेल है वो पासेस के थ्रू है, वो टीम वर्क के थ्रू है, जबकि रोनाल्डो का जो खेल था उसके लिए ही इज़ टू ओल्ड फॉर दैट। और जिस तरह से वो बॉल के पीछे भागते थे और अकेले ही बॉल को जो है ले जाकर गोल कर दिया करते थे, उसके लिए अब बहुत उम्र हो चुकी थी और वैसी स्पीड भी बाकी नहीं बची थी रोनाल्डो की जो एक वक्त में हुआ करती थी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये जो फिलॉसफी है खासकर पुर्तगाल की, और रोनाल्डो को सूट ही नहीं कर रहा। देखो आप ट्रांजिशन, आप जो है काउंटर अटैक, या आप काउंटर अटैक पे ही आप जो है वो अपने सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, काउंटर अटैक से ही आप गोल स्कोर करने की कोशिश करते हैं। वो काउंटर अटैक में वो स्पीड ऑफ प्ले चाहते हैं जो रोनाल्डो की नहीं है एट द एज ऑफ 41। अच्छा, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना जो एक जेल टीम है वो बॉल पोजीशन को कीप करते हैं। हमेशा उन्होंने कोशिश किया कि अपोनेंट्स के डिफेंस थर्ड में जोन 3 और जोन 4 में बॉल कीप पोजीशन जो है वो कीप करने की कोशिश करते हैं। उसमें मेसी जो है वो वॉक करते हैं वो मेसी को टारगेट करते हैं, एंड देन जैसे ही मेसी बॉल को रिसीव करते हैं वो 1v1 और वॉल पास करते हैं, या सम टाइम वो प्लेइंग प्ले पे खेलते हैं, वहां से क्रॉसेस आते हैं या कट ऑफ आते हैं, क्योंकि वो लिंकअप होते हैं। हमेशा हमने देखा है कि वो जहां पे भी अगर उनकी थ्रू पासेस होती है वो तब भी वो मेसी के पास जाते हैं, वो बहुत शॉर्ट पासेस होते हैं। आई थिंक जो फिलॉसफी मराठीज के थे वो रोनाल्डो को सूट ही नहीं कर रहा है एट द एज ऑफ 41। जो आप चाहते हैं कि मैं ट्रांजिशन कि मैं काउंटर अटैक पे जो है वो स्कोर करने की कोशिश करना, मैं अपने एरिया को डिफेंड करता हूं, एंड देन मैं क्विक काउंटर अटैक से जो है वो गोल स्कोर करने की कोशिश करता हूं, मगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एट द एज ऑफ 41 को सूट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा साथ मेसी फैंस भी ज़्यादा खुश ना हो कि अगर वो आज का मैच हार जाएंगे तो फिर उनका भी ख्वाब अधूरा ही रह जाना। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट जो मैच है कैसे देखते हैं और क्या देख रहे हैं करंट सिचुएशन जो इस वक्त गेम की बनी हुई है पूरे वर्ल्ड कप की, कौन ट्रॉफी उठाता हुआ दिख रहा है आपको? फॉर मी फ्रांस जो है वो एक पूरी मुझे डिसिप्लिन टीम नजर आ रही है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्ट्राइकर्स आपको पता है एम्बापे और बाकी जो इनकी प्लेयर्स हैं, खासकर जो स्ट्राइकर लाइन में हैं, तो वो बहुत सारी दुनिया के साथ नंबर बेलेंडोर्स के प्लेयर्स भी अभी करंटली खेल रहे हैं। उनमें मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फ्रांस ही है, और सेकंड मैं स्पेन के साथ जाता हूं। वो एक एज ए टीम प्ले खेलते हैं, बहुत ही डेंजरस है अगर आप एज ए टीम खेलते हैं। और मैं आता हूं, अगर आप बात करें अर्जेंटीना और इजिप्ट की, मुझे लगता है कि अर्जेंटीना जो है वो इस मैच को जीत सकते हैं। अगर वही होता है कि अगर इजिप्ट जो है वो लो डिफेंडिंग और मिडफील्ड डिफेंडिंग से खेलते हैं, वो भी इसी तरह काउंटर अटैक से, क्योंकि वो एक बड़ी टीम है अर्जेंटीना, वो जल टीम है, वो कोशिश करेंगे कि गोल स्कोर करने की कोशिश करें। मगर ये है कि अर्जेंटीना के लिए आसान भी होगा और इतना आसान भी नहीं होगा इजिप्ट को हराना, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम है, राउंड ऑफ 16 है। वैसे अगर आप देखें जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो आसान होना चाहिए, क्योंकि ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप भी जीती है और ये वही टीम है जो कोपा अमेरिका में भी बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी है, वही टीम है जो बहुत सारी सीरीज़ में परफॉर्म कर चुकी है अर्जेंटीना की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की, अपनी राय का इजहार किया, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मिस्र और अर्जेंटीना के माबैन मुकाबला होने वाला है, और ये जो 10 नंबर वाले खिलाड़ी हैं मेसी और मोहम्मद साले, इन दोनों का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा देखने का। रोनाल्डो से एक मैच हमें ज़्यादा मिलेगा, तो देखेंगे कि क्या होता है उसमें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। किसी भी कौम की असल ताकत सिर्फ मैदान जंग में नज़र नहीं आती बल्कि खेलों के मैदान में भी नज़र आती है, जहां मेहनत, नज़्म ज़ब्त, कौमी परचम की सरबुलंदी का जज्बा खिलाड़ियों को तारीख रकम करने पर मजबूर कर देता है। जनूबी कोरिया में मुनक्किद होने वाले NH बैंक एंचियन कोरिया कप इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट 2026 में दुनिया भर के 200 से ज़ायद बेहतरीन खिलाड़ियों ने शिरकत की, जहां पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मिक्स टीम इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस इवेंट की खास बात ये रही है कि पाकिस्तानी टीम ने क्वार्टर फाइनल में भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और बिलाखिर पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा और ट्रॉफी अपने नाम की है। एक्सप्रेसो में आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी तारीखी कामयाबी के दो अहम किरदार, पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा अहमद सईद आरई और मिक्स डबल्स की नुमाया खिलाड़ी सईदा फातिमा तस्लीम जैदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से उनकी कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले हमजा, हम आपसे बात करेंगे, एक तो इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे और ये बताइए कि ये मेडल कितना स्पेशल है आपके लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेशंस एंड मुबारक। मेडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर द टीम, बट फॉर द पाकिस्तान। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से हमने ये एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। फातिमा, आप बताइएगा कि किस तरह आप क्या फील कर रही हैं, ये मेडल्स पाकिस्तान को मिले हैं, और कुछ डिफरेंस भी बताइएगा कि ये सॉफ्ट टेनिस में और जो रिवायती टेनिस है उसमें क्या फ़र्क होता है। सर, सबसे पहले मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहूँगी। तो ये एक प्लेयर नहीं बल्कि हर प्लेयर और पाकिस्तान के हर इंसान के लिए फ़ख्र की बात है कि हम इंडिया को जीतकर ये मेडल ला पाए पाकिस्तान के लिए। और सॉफ्ट टेनिस और टेनिस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टेनिस की बॉल जो है वो थोड़ी हार्ड होती है और सॉफ्ट टेनिस की सॉफ्ट होती है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बस बॉल का डिफरेंस है और रैकेट का डिफरेंस हो जाता है। राइट अच्छा हमजा, आप बताइए कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारत के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल में आप लोग मैदान में आए और फिर पाकिस्तान की जो टीम की कामयाबी है उस पर ये कितना एक अहम मोड़ कह लें कि पूरी गेम के लिए आपके लिए था। और ये वाली जो जीत है जिसका जिक्र अभी फातिमा भी कर रही हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही जीत वैसे हमारी होती है, कोई भी खेल हो, हम इनसे जीत जाएँ तो मैं लगता है हम टूर्नामेंट भी जीत गए हैं। तो बताइएगा उस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे? अच्छा, वैसे बीइंग अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड मैंने इंडिया को कभी भी मतलब बहुत बड़ी टीम नहीं समझा, एंड मैंने सेम टीम कंसिडर किया है एज अदर टीम्स आर देयर। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत अच्छे से कॉम्पीट किया और हमने ये जीत हासिल की। मुश्किल था, थोड़ा सा प्रेशर भी था, लेकिन जब बात हो वतन की तो सब कुर्बान है। तो एक एक पॉइंट पे बहुत मेहनत थी, तमाम प्लेयर्स की म्यूचुअल एफर्ट्स थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एजाज़ था पाकिस्तान के लिए कि हमने भारत को शिकस्त दी और हम सेमी में फिनिश किया हमने। बिल्कुल। फातिमा, ये भी बताइएगा कि जो ये कोरिया कप था इसमें और भी बहुत सारी मजबूत टीमें थी, उनके साथ खेलने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? सर, मैं आपको बताऊं तो उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस जो था वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन हमजा और उनके भाई जो हुसैन अहमद है, उनकी मेहनत की वजह से अगर हम ब्रोंज ला सकते हैं और अगर हमें अच्छे कोचेस और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले तो हम शायद कोरिया और जापान जैसी टीम्स को भी हरा कर गोल्ड ला सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ला सकते हैं। हमजा, विद योर परमिशन मैं पूछना ही चाह रही हूँ फातिमा आपसे कि ये जो मिक्स डबल्स होते हैं ये खेलते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, और जिस तरह से ख़वातीन या लड़कियाँ इस तरफ आती हैं, इस गेम में आती हैं, तो उन पर कितना प्रेशर होता है और आलमी सतह पर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, कितना टफ होता है मुकाबला करना? मुकाबला करना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जब मिक्स डबल खेल रहे होते हैं तो हमारा जो पार्टनर होता है वो ऑब्वियस है कि वो दूसरे जेंडर जेंडर के साथ होता है और हमें उसको देखते हुए अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ना हम उस पर गुस्सा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो एक टीम बनकर हम जब मैदान में उतरते हैं तो हम एक दूसरे को संभालते हैं। और चैलेंजिंग ये है कि जैसे
पाकिस्तान में इसको थोड़ा सा वैसा समझा जाता है कि लड़का लड़की एक साथ खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों जेंडर्स जो है वो दूर दूर रहते हैं और दूर दूर अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो एक ये भी टच पॉइंट है इस स्पोर्ट्स का कि कोई मसला नहीं खड़ा होता अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। हमजा, आप बताइएगा ये जो सॉफ्ट टेनिस है और जो रिवायती टेनिस है इसमें फ़र्क क्या है? सॉफ्ट टेनिस एंड रिवायती टेनिस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोर्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस और द सेम थिंग। सिर्फ रैकेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारा लॉन टेनिस है उसका रैकेट जो है वो थोड़ा सा हैवी है, उसका रैकेट साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। और ऑन दी अदर हैंड वो टेनिस बॉल यूज कर रहे हैं विदाउट एयर, वो होती है टेनिस बॉल जो होती है। व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट टेनिस, तो सॉफ्ट टेनिस की जो बॉल है बेसिकली वो रबड़ बॉल है फिल विद द एयर, तो उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है। और उसकी स्पीड व्हेन इट कम्स टू रैली, नॉकिंग और गेम, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो मैं समझता हूँ। मैं पहले टेनिस का प्लेयर था, 2017 से 2021 तक मैंने टेनिस खेली एंड उसके बाद मैंने स्विच किया टुवर्ड्स सॉफ्ट टेनिस। राइट। अच्छा फातिमा, आप बताइए कि इन फ्यूचर क्या गोल्स हैं आपके, कौन से बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिन पर आपकी नज़र है या जिन्हें आप टारगेट करना चाह रही हैं? और दूसरा ये कि जो आप जैसी और भी लड़कियां जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो इस तरफ आना चाहती हैं, आपकी फील्ड में आना चाहती हैं, यही इस स्पोर्ट की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? बस मेरी जिस टूर्नामेंट पे नज़र है वो सबसे बड़ा तो एशियन गेम्स है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है कि इस बार मैं शायद ना जा पाऊँ उसमें, क्योंकि हम लोग अपने मदद आप अपने इस सारी चीज़ को देख रहे होते हैं और अपनी सेविंग्स लगाकर ही आगे जाते हैं और इवन तो हम लोग लोन लेकर भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आगे भी जितने टूर्नामेंट्स आएंगे उनमें पार्टिसिपेशन हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी करें और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करके ज़रूर लाएं, अपनी पूरी कोशिश करके। और दूसरी तरफ ये कि मैं सारी लड़कियों को बोलूँगी जो अपने स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं और फिट रहना चाहती हैं, सबसे बड़ी बात तो वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की मेहनत का सिला ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू किया है, ये मैं बहुत मेहनत के साथ ही आगे आई हूँ। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई इस स्पोर्ट्स को खेलते हुए, इसमें सीखा, फिर सीख कर आगे बढ़े, फिर मौका मिला तो अपनी काबिलियत दिखाई, तो फिर हम पाकिस्तान के लिए आज खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट फातिमा। और हमजा, जिस तरह से इसामुल हक है टेनिस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बिलावल भुट्टो जरदारी को देख रहे हैं, वो पैडल खेलते हैं और उसकी तरवीज हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ के थ्रू हो रही है। साथ साथ ये बताइएगा सॉफ्ट टेनिस के लिए क्या इकदाम करने चाहिए पाकिस्तान में कि ये भी जो है उसी तरह से जो है मोमेंटम पकड़े जो बाकी खेल जिस तरीके से खेले जा रहे हैं अभी? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। एहसान भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं टेनिस को लेकर एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फेडरेशन को ओन किया और बीइंग अ प्रेसिडेंट उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो खालिद रहमानी साहब हैं जिन्होंने टेनिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। करंटली हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन भी वो हैं। दरअसल हम जब भी बात करते हैं वसाइल की, तो वसाइल एसोसिएशन के पास भी जितने होंगे वो उतने ही फराहम कर सकेंगे। वो आउट ऑफ द वे किस तरह जाएंगे, वो किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जब उनके पास सपोर्ट नहीं होगी फ्रॉम स्टेट या गवर्नमेंट। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा मजीद काम होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। इतनी बड़े पॉपुलेशन के अंदर अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और मैं जस्ट लास्टली पाकिस्तान के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि खेल सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि किरदार, नज़म और ज़ब्त, सेहत और मुल्क की पहचान का जो है ना वो जरिया है। और हर एक इंसान को जो है वो अपना थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना चाहिए, थोड़ा सा देना चाहिए ताकि तभी जाकर ये मकाम हासिल होता है। बहुत शुक्रिया हमजा अहमद सईद अराई हमारे साथ मौजूद थे और सईदा फातिमा तस्लीम जैदी हमारे साथ मौजूद थी और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। थर की कोयल से शोहरत पाने वाली माई भागी को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए हैं और माई भागी ज़िला थरपारकर के शहर डिप्लो में पैदा हुई थी।
उनका असल नाम भाग भरी था, जिसका मतलब खुश नसीब है। माई भागी ने गुलकारी का फ़न अपनी वालिदा से हासिल किया। वालिदा के हमरा शादी ब्याह में सहरे और लोकगीत गाया करती थीं। उन्हीं के ज़रिए उन्हें मकबूलियत में मिली गुलकारी का आगाज़ भी किया। गुलकारी से मोहब्बत और कुछ करने के जज्बे की वजह से माई भागी अपने गीतों की शायरी और मौसीकी खुद तरतीब दिया करती थीं। और इसी तरह माई भागी के गाए कलाम हर जगह सुने जाने लगे। कान पर हाथ रखकर कोयल जैसी सुरीली आवाज़ सुनने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। आपको छोड़े जाएंगे उनके खूबसूरत गीत के साथ।